किल हैलाइड के इस लेक्चर में हम क्लोरोफॉर्म का अध्ययन करेंगे। क्लोरोफॉर्म, जैसा कि आपको इसके नाम के बाद से पता लगता है कि क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक या बेहोशी करने वाली दवा है। इसका उपयोग निद्रा लाने में या हमें अन्य बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है CHCl3, अर्थात मीथेन अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हम क्लोरीन द्वारा कर दें तो क्लोरोफॉर्म बनता है और यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। इसको बनाने की विधि, इस अभिक्रिया में वे अल्कोहल भाग लेते हैं जिसमें CH3CHOH इकाई उपस्थित रहती है। इसी प्रकार वे कार्बोनिल यौगिक भी इस अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। इस अभिक्रिया में अल्कोहल अथवा कार्बोनिल यौगिक क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। जब भी हम किसी क्षार की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो दोनों क्षार के भाग लेकर NaCl, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस H2O का निर्माण होता है। और जब ये CH3CH2OH समूह युक्त अल्कोहल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है और NaCl के रूप में पृथक हो जाता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड पुनः NaOCl के साथ क्रिया करके क्लोरेल में परिवर्तित हो जाता है और ये क्लोरेल Na क्षार के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाती है और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण से, विरंजक चूर्ण CaOCl2 कहलाता है। जब भी CaOCl2 की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 क्लोरीन परमाणु प्राप्त होते हैं। ये क्लोरीन परमाणु मुक्त मूलक या अभिक्रिया के दौरान कार्बोनिल कंपाउंड से क्रिया करके कार्बोनिल कंपाउंड को क्लोरीन में परिवर्तित कर देते हैं और ये क्लोरेल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके 2 अणु क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार विरंजक चूर्ण के द्वारा भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण को जब हम देखते हैं तो यह रंगीन मधुर गंध युक्त द्रव के रूप में पाया जाता है। यह जल में विलय नहीं होता परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। इसका उपयोग निश्चेतक या बेहोश करने के रूप में किया जाता है। जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं या गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वायु से क्रिया करने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन या जहरीली गैस का निर्माण करती है, जो कि एक जहरीली गैस है। जब भी क्लोरोफॉर्म की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन से कराई जाती है तो फॉस्जीन COCl2 बनती है, जो कि एक जहरीली गैस है। फॉस्जीन निर्माण के कारण क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाता है। इसकी जांच के लिए जब हम इसमें AgNO3 मिलाते हैं तो फॉस्जीन के साथ बनने वाले HCl से क्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे हमें पता लगता है कि उसमें फॉस्जीन गैस बन गई। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश में फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाता है और फॉस्जीन हम देखते हैं कि जब AgNO3 की क्रिया HCl से कराते हैं तो AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसकी जांच के लिए इसमें AgNO3 मिलाते हैं जो फॉस्जीन के साथ बनने वाले HCl से क्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप बनाता है, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि उसमें फॉस्जीन गैस बनी थी। फॉस्जीन निर्माण को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में भरा जाता है और इन बोतलों के ऊपर सिरे तक भरते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश और वायु इसको नहीं मिल सके। इसी प्रकार जब हम जलीय KOH की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन परमाणु पोटेशियम परमाणु के साथ क्रिया करके पृथक हो जाता है और फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल
जलीय केवच से क्रिया करके पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। इसी प्रकार एसीटोन से जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीटोन प्राप्त होता है और एसीटोन के 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा किया जाता है। क्लोरीटोन निद्राकारी औषधियों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, जब भी हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो जल के अणु का विलोपन होता है और नाइट्रोमीथेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आइसोसाइनेट परीक्षण को हम देखें तो हम देखते हैं कि इस परीक्षण में को हम कार्बिल एमीन परीक्षण भी कहते हैं। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और किसी क्षार या केओएच के साथ कराते हैं तो हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। राइमर टीमान अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया यदि हम फिनोल के साथ कराते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में तो हम पाते हैं कि सैलिसिलडिहाइड का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमान अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरीनीकरण, यदि हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से कराएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है और क्लोरोफॉर्म में उपस्थित एक अकेले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन भी क्लोरीन द्वारा कर दिया जाता है। दूसरा जो यौगिक है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म में से केवल एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन करने के दौरान प्राप्त होता है। जब भी हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया क्लोरीन से के साथ कराने पर यदि हम इसको गर्म करें तो हम देखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया 2H2Cl2 से कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि ये रंगहीन, गंधहीन और क्लोरोफॉर्म के समान ही द्रव्य रूप में पाया जाता है। यह जल में विलय नहीं होता परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। इसे पायरीन के नाम से भी जानते हैं जो कि आग बुझाने के काम में लिया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो एक सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है जिसे राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार यदि हम फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्षार की उपस्थिति में कराएं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन किसी आयरन की धातु की उपस्थिति में कराने पर हम देखते हैं कि HCl गैस का विलोपन होता है और क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जल वाष्प से क्रिया, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया जल वाष्प से कराएं तो फास्जीन गैस बनती है जिसको हम AgNO3 के साथ अभिक्रिया करा के HCl की उपस्थिति का पता या फास्जीन गैस की उपस्थिति का पता भी लगा सकते हैं। यदि जलीय KOH के साथ क्रिया कराएं तो इसमें 2 अणु जल के विलोपित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। फ्लोरीन से क्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी फ्लोराइड से फ्लोरीन से कराने की उपस्थिति में फ्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होते हैं जिनके विभिन्न नामकरण के द्वारा हम विभिन्न औद्योगिक उपयोग में काम में लिए जाते हैं। हमने अपने पूर्व के अध्याय में ये पढ़ा कि जब भी हम एल्किल हैलाइड पर किसी अन्य समूह या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं जो कि एल्किल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया हैं। इसमें प्रथम अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर यह अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस अभिक्रिया के गतिज परिणाम SN2 अभिक्रिया से बिल्कुल अलग होते हैं।
ह्यूगस एवं इनगोल्ड नामक वैज्ञानिकों के अनुसार इस अभिक्रिया में तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के बनने की दर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर तो निर्भर करती है, परंतु OH आयन माइनस आयन की सांद्रता पर भी निर्भर करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अतः यह प्रथम क्रोटी की अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कार्बोकैटायन पर ही निर्भर करती है। जब इसकी अभिक्रिया की दर का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये केवल क्रियाकारक अणु तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर ही निर्भर करती है। चूँकि इस अभिक्रिया में OH माइनस आयन सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने वाले पद में बनी संक्रमण अवस्था में केवल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का अणु प्रयुक्त होता है। अतः यह अभिक्रिया यूनिमोलिकुलर है और इस प्रकार की अभिक्रिया SN1 प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में 3 पद होते हैं। इनमें 2 विभिन्न मध्यवर्ती बनते हैं। पहला पद धीमा गति का होता है। इसी पद से अभिक्रिया की गति ज्ञात की जाती है। इस पद में द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड का एक अणु आयनीकृत होकर तृतीयक ब्यूटिल धनायन में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे पद में जब द्वितीयक ब्यूटिल धनायन OH2 के साथ क्रिया करता है और तीसरे पद में यह अभिक्रिया और तेज होती है और हम देखते हैं कि H3O+ आयन का निर्माण होता है और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। दूसरे पद में तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन जल के से तेजी से क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल ऑक्सीनियम आयन बनाता है, जो तीसरे पद में जल के एक अणु का निष्कासित करके तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण कर देता है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा लगभग 151 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। जलीय विलयन में सक्रियण ऊर्जा केवल 20 किलो कैलोरी मोल है। अतः SN1 अभिक्रिया के पहले पद में बने कार्बोनियम आयन की त्रिकोणीय या ट्राइगोनल प्लेनर संरचना होती है। यह किसी नाभिक स्नेह से अभिक्रिया कर सकता है। अतः हम जब भी देखते हैं कि जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होता है तो उस कार्बोकैटायन पर दोनों तरफ अग्र दिशा में और विपरीत दोनों दिशा में कोई भी नाभिक स्नेह आक्रमण कर सकता है और 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते देखते हैं। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा के मिश्रण में रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होते हैं। त्रिविम रासायनिक प्रमाण। SN1 अभिक्रिया के वेग निर्धारण में एक कार्बोकैटायन बनता है जिसमें धनावेशित कार्बन sp2 संक्रिय अवस्था में रहता है। अतः कार्बोकैटायन की समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। इस कारण द्वितीयक पद में नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन पर दोनों तरफ से आगे और पीछे से आक्रमण कर सकता है। यदि नाभिक स्नेह का आक्रमण sp2 संक्रिय कार्बन के सामने की तरफ से होता है, जिधर एल्किल हैलाइड में हैलोजन समूह उपस्थित होता है, तो एल्किल हैलाइड के समान विन्यास बनता है, और यदि पीछे से होता है तो विपरीत विन्यास वाला उत्पाद बनता है। इस प्रकार इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसमें SN1 के अग्र अभिक्रिया 50% की तरफ से और 50% पीछे की तरफ से नाभिक स्नेही आक्रमण की संभावना बनती है। इस प्रकार उनके विन्यास d और L वाले क्रियाकारक बनाते हैं और रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। SN1 अभिक्रियाओं के कार्बन कैटायन का पुनर्विन्यास। SN1 अभिक्रियाओं के कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें प्रथम पद में बना मध्यवर्ती कार्बोकैटायन अधिक स्थायी कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। इसका एक उदाहरण है 2-ब्रोमो-3 मेथिल ब्यूटेन की। जब हम जलीय KOH से या NOH के साथ जल अपघटन कराते हैं तो हमें 3-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल न बन करके 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो हम प्रथम पद का जब इसमें अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम ब्रोमीन माइनस निकल के कार्बोकैटायन बनाता है, जो कि द्वितीय कार्बोकैटायन है, और द्वितीय कार्बोकैटायन तृतीय कार्बोकैटायन से कम स्थायी होता है। अतः हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा एक तृतीय कार्बोकैटायन बनता है और इसके आधार पर ही एक तृतीयक हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण होता है। SN अभिक्रिया की दर निम्नलिखित कारकों पर भी निर्भर करती है। एल्किल हैलाइडों की संरचना पर। वे एल्किल हैलाइड जो आयनीकृत होकर स्थायी कार्बोनियम आयन बनाते हैं, इनमें SN1 अभिक्रिया होती है। तृतीयक हैलाइड एलिल हैलाइड तथा बेंजील हैलाइड आयनन पर स्थायी कार्बोनियम आयन बनाते हैं, अतः इनमें अभिक्रिया SN1 होती है। दूसरा, विलायक की प्रकृति।
ध्रुवीय प्रोटोनेटिक विलायकों में SN1 अभिक्रिया तेजी से होती है, जबकि क्योंकि ये एल्किल हैलाइड के आयनन की दर को बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट समूह की प्रकृति का प्रभाव SN1 तथा SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर समान होता है। एल्किल आयोडाइड तेजी से अभिक्रिया करते हैं तथा एल्किल फ्लोराइड सबसे धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं।